नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वैसे तो वक्त पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज का है, यानी पीएसई किसकी लोकप्रियता में उछाल, किसकी लोकप्रियता में गिरावट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोटों पर कैसा हो रहा है असर। और अगर राजधानी दिल्ली में हम सियासी घटनाक्रम को बहुत तेजी से बदलते हुए देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, तो क्या इससे फायदा या नुकसान आम आदमी पार्टी को हो सकता है। इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त गाजियाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो कर रहे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और अतुल गर्ग जो कि उम्मीदवार है वहां पर। और प्रधानमंत्री इससे पहले भी ताबड़तोड़ रैलियां, प्रचार अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं। अब रोड शो के जरिए जनता के बीच उनको आप पहुंचते हुए देख रहे हैं। बहुत दिलचस्प है, प्रधानमंत्री जो पार्टी का सिंबल है उसे हाथ में लिए कमल से ही लोगों का अभिनंदन और अभिवादन करते हुए, स्वीकार करते हुए। गाजियाबाद में अगर आप देखें तो अतुल गर्ग को यहां पर चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है और इसी के जरिए आप समझ सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर के इलाके में, गाजियाबाद आसपास के तमाम इलाकों में प्रभाव डालने के लिए प्रधानमंत्री का ये, और जगह जगह आप देख रहे हैं पारंपरिक वेशभूषा में लोगों के नृत्य भी हो रहे हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। लोकसभा चुनाव 2024, जहां पर प्रधानमंत्री हर रोज किसी न किसी राज्य में, किसी न किसी लोकसभा सीट पर जाकर उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। इससे पहले दिलचस्प ये भी था कि जब वो बिहार में भी गए तो आसपास के तमाम इलाकों के जो उम्मीदवार थे वो सब मंच पर थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही देखिए, जब पहली रैली उन्होंने मेरठ से की और इसके शंखनाद के साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरठ हमारे लिए बहुत दिलचस्प जगह है। मेरठ से ही 2014 में भी उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुई थी, 2019 में भी। 14 में उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ था, लेकिन 19 में जब आप देखें तो मंच पर जयंत चौधरी भी उनके साथ है, आरएलडी के साथ गठबंधन हुआ है। लेकिन इसी के साथ उस पूरे इलाके के तमाम जो उम्मीदवार थे, मेरठ से तो अरुण गोविल को उतारा ही गया है चुनावी मैदान में, वो भी थे मंच पर। लेकिन इसी के साथ साथ संजीव बालियान हो मुजफ्फरनगर में उम्मीदवार, अन्य जो तमाम उम्मीदवार हैं बीजेपी के, पूरे इलाके को टारगेट करने की कोशिश होती है। और इसी घटनाक्रम में आप देख रहे हैं इस बार गाजियाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क, आप देख रहे हैं हुजूम वहां पर लोगों का जो पीएम को देखने के लिए पहुंचे हैं, उनके रोड शो में उनका स्वागत कर रहे हैं। गाजियाबाद एक दिलचस्प सीट रही है हमेशा से, और ऐसे में उत्तर प्रदेश में एक पूरे दिल्ली एनसीआर में एक संदेश देने की भी कोशिश है इस रोड शो के जरिए। उत्तर प्रदेश की धरती से उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियान की शुरुआत की, आज सहारनपुर में चुनावी जनसभा की। और आप अब वक्त है कि हम आपको दिखाएं कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। जो आंकड़े आज हम लेकर आए हैं वो ये बताएंगे आपको कि नरेंद्र मोदी बतौर बीजेपी के सर्वोच्च नेता, देश के प्रधानमंत्री, जनता की राय में उनकी जो पसंद के तौर पर वो उभरते हैं। तो नंबर्स कैसे ये इंडिकेट करते हैं, क्योंकि 1984 शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परिचय आपका खास मेहमानों से करा देते हैं। सिद्धार्थ यादव जी, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आ गए हैं। हमारे साथ चरण सिंह सापरा साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ रहे हैं बाहर से। हमारे साथ संजीव झा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, जुड़ रहे हैं। शशि शेखर जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो प्रोफेसर संजय कुमार, जो कि को डायरेक्टर है लोकनीति सीएसडीएस के, सोफोलॉजिस्ट है। कई नंबर्स आज एक बार फिर संजय कुमार जी ने हमें दिए हैं, तो संजय जी समझाएंगे वो नंबर्स क्या कहते हैं, और जो तीखे सवाल आएंगे नंबर्स को लेकर वो मैं उनकी तरफ डायरेक्ट कर दूंगी। लेकिन कुछ नंबर्स तो ऐसे हैं जो इधर उधर के ओपिनियन से नहीं है, ये सीधा इंडिकेशन है कि बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के लिए बीजेपी, दोनों का ये जो रिश्ता बना है, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को ये जबरदस्त उछाल मिली है। तो शुरुआत करते हैं। पहला आंकड़ा 1984 से हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव में जो सीटें आई हैं, तो 2024 सीटों पर लड़े थे 1984 में, और देखिए 2 सीटें आई। जल्दी जल्दी दिखा देते हैं शुरुआती वाले। 89 में 225 पर लड़े, 85 सीटें आई थी। उसके बाद 91 468 लड़े, 120 सीटें आई। 96 में 471 लड़े, 161 सीटें आई। बढ़ने का घटनाक्रम रहा है। 1999 में 182 सीटें आई, उसके बाद से 2004 में 138 सीटें आई। और आपको याद होगा 2004 में वो फील गुड वाला और तमाम जो कैंपेन था बीजेपी का, वो धराशायी हो गया था। यूपीए की फिर से सरकार बन गई थी। 2009 116, लेकिन उसके बाद मोदी की एंट्री होती है और 2014-2019 अपने दम पर
बहुमत की सरकार पाने की स्थिति में बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहुंच गई। 282 सीटें आई और फिर जब 436 सीटों पर लड़े तो 303 सीटें आ गई 2019 में। यह बताता है कि नरेंद्र मोदी क्या मायने रखते हैं बीजेपी के लिए। और अगर कई सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि उनका जो व्यक्तित्व है वो काफी हद तक पार्टी पर भी हावी हो चुका है, यानी 1 से 10 पर नेताओं की गिनती हो, उनकी लोकप्रियता पूरी पार्टी को बहुत बड़ा पुश देती है। अगले नंबर पर आते हैं। अब हम आपको वोट दिखा रहे करोड़ में। ये नंबर्स बहुत दिलचस्प है क्योंकि आप देखेंगे कि शुरू में जब 84 से स्टार्ट किया 1.8 करोड़, 1 करोड़ 80 लाख, 3 करोड़ 40 लाख, उसके बाद 5 करोड़ 50 लाख, 6 करोड़ 80 लाख, 96 आते आते। लेकिन उसके बाद से 2 बार अगर आप कह सकते हैं कि थोड़ा नंबर बढ़ा, 9.4 यानी 9 करोड़ 4 लाख और वही 8 करोड़। उसके बाद से फिर थोड़ा धीरे धीरे नीचे ही की तरफ 2009 पे 7.8 पर रुक गया, 7 करोड़ 80 लाख। उसके बाद नरेंद्र मोदी की एंट्री होती है, सीधा 7 करोड़ 8 लाख से 17 करोड़ 2 लाख पहुंचता है। और फिर 2019 आते आते देखिए 22 करोड़ 9 लाख लोग बीजेपी के लिए वोट करते हैं। मोदी का नाम फिर बनेगा क्या काम, ये जब हम आपको दिखा रहे हैं तो 2014 में जिसे हम मोदी लहर कह रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 53 सीटों पर लड़े, उसमें से क्योंकि गठबंधन में वो लड़े थे, 14 की बात हो रही है, और उसके बाद से उनको उसमें 49 का, तो स्ट्राइक रेट अच्छा रहा। बिहार में 16 पर लड़े और ये जो जीत थी 12 में, ये हम आपको 14 के आंकड़े दिखा रहे हैं। आगे आते आते परफॉर्मेंस 19 आते आते और भी बेहतर हो गया था। राजस्थान में 11-11, महाराष्ट्र 9-9, 2009 के मुकाबले वोट शेयर में 20% की बढ़ोतरी हुई थी जिन सीटों की हम बात कर रहे हैं। अब हम सवाल ये पूछे, मतलब नंबर्स जो आपके सामने रख रहे हैं उसमें हम 2019 में बीजेपी का जो बम्पर वोट शेयर रहा था 7 सीटों पर 70% से ज्यादा वोट। ये वाला हो गया। अब अगला डेटा दिखाइए। 2019 में बीजेपी का जो बम्पर वोट शेयर रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वाला विधानसभा के नंबर्स है जिसमें आप रफली देख सकते हैं कि हरियाणा में अगर 28 लाख हैं तो 21.7%, हिमाचल प्रदेश 8, 20, थोड़ा तेजी से दिखा दीजिए। ये तमाम राज्यों के आंकड़े हैं। उसके बाद जो अगला ग्राफिक्स है उस पर आते हैं क्योंकि वो दिलचस्प है। मैप पर अगर आप देखेंगे 70% से ज्यादा जो वोट आए थे वो 7 सीटों पर आए थे। 60 से 70 वाले ये 77 सीटें हैं। 60 to 70% संजय जी वोट्स आए 77 सीटों पर। 50% से ज्यादा वोट्स आए 224 सीटों पर। और इसीलिए देखिए जब आप गृह मंत्री अमित शाह से भी पूछते हैं दिल्ली में, वो कहते हैं 50% से ज्यादा हमारे थे, अगर वो मिल भी जाते हैं तो उनको लगता है कि हमें कोई खतरा नहीं है। इसी के साथ 50% पर आपने देख लिया। अब 2019 में बीजेपी की जो टॉप 6 सीट्स थी उसमें आप देखिए कि सूरत 74, 74.5%, नवसारी 74.4%, नवसारी सीट से ही सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत हासिल हुई थी बीजेपी को। आप वडोदरा देखिए 72.3, 72.3, कांगड़ा 72%, भीलवाड़ा 71, मुंबई नॉर्थ में देखिए तो फिर 71.4%, ये उनका हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं अगर मोदी पीएम उम्मीदवार नहीं होते, ये CSDS के तरफ से सर्वे है जो हम बार बार संजय जी का नाम ले रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव बीजेपी को वोट नहीं देते, ये सवाल एक ओपिनियन पोल के जरिए, लोगों से बातचीत के जरिए है कि अगर मोदी पीएम उम्मीदवार नहीं होते तो क्या आप बीजेपी को वोट करते? लगभग 25% कह रहे हैं नहीं, हम वोट नहीं करते बीजेपी को। ये मतलब है नरेंद्र मोदी का बीजेपी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता हमें वो है या नहीं है, ये कहने वाले भी 53.6% थे। तो ये एक दिलचस्प आंकड़ा। अब जल्दी से आपको दिखा देते हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी का कितना असर होगा अगर आपको मिले 6% स्विंग वोट, अगर उनके पक्ष में चला जाता है। मुझे लगता है इस हिस्से के लिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं। पहले प्रधानमंत्री पर जो डेटा हमने दिया है वो नंबर्स जल्दी जल्दी आपको दिखा देते हैं, फिर लगभग 10 मिनट बाद ये नंबर्स आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में क्या बदल सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले सिद्धार्थ यादव जी, ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है, गदगद होने की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की पूरी किस्मत, उसकी टैली, उसकी जो भारत के राजनीति में दबदबा है उसको बहुत बढ़ा दिया। लेकिन इसका दूसरा एक पक्ष यह भी है कि आपकी पार्टी पूरी तरह से पीएम पर ही निर्भर है। सिद्धार्थ जी, देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को आज फिर से आपके शो में रहने का मौका मिला है।
बिल्कुल ठीक बात है। आज देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जैसा व्यक्तित्व, उनकी जैसा एक पॉलिटिकल स्टेचर, वो भारतीय राजनीति में देखने को नहीं मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ है। हम जैसे कार्यकर्ताओं को उस पर गर्व है। पर वो मोदी का फैक्टर ऐसे ही नहीं है। इतना डेटा जिसकी आप बात कर रही थी अंजना जी, वो मोदी का फैक्टर बहुत कारणों की वजह से है। आज देश के सामान्य व्यक्ति के मन में इस बात की एक आशा जगी है कि कोई भी कॉमन आदमी इस देश की डायनेस्ट को ध्वस्त करके इस देश की सेवा के लिए शीर्ष पदों तक जा सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जितने अनसॉल्व्ड इश्यूज थे हमारे देश में, चाहे धारा 370 हो, राम मंदिर हो, इंसर्जेंसी हो, टेररिज्म हो, जो भी हो, उन सबको सॉल्व करके दिखाया है और इसीलिए मोदी का फैक्टर है। मैं तो याद करते हैं उन दिनों को भी, देश में जब करप्शन के चंगुल में हम फंस चुके थे, आतंकवाद में हम फंस चुके थे, इतनी चारों ओर निराशा का माहौल था, उससे बाहर निकाल करके लाए, इसलिए मोदी का फैक्टर है। आज मोदी का फैक्टर है क्योंकि देश का नेतृत्व हार्ड वर्किंग है। मोदी का फैक्टर है क्योंकि वो देश को परिवार मान करके काम करता है। मोदी का फैक्टर है क्योंकि विजन है। आज भारत 2047 में एक विकसित भारत की बात कर रहा है, 2027 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहा है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहा है, मैन ऑन मून की बात कर रहा है, स्पेस स्टेशन की बात कर रहा है, ओलंपिक्स होस्ट कराने की बात कर रहा है। ये सब बातें कल्पना के परे थी, ये हम नहीं सोच सकते थे। आज अगर ये भारत फिर से आशावान होकर के फिर से इन बातों को सोच सके और इनके लिए काम कर सकता है, यही मोदी का फैक्टर है, ये उनका नेतृत्व है। और मेरे जैसा हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज गर्व महसूस करता है कि देश के पास और भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा नेतृत्व है जिसको अपार समर्थन पूरी दुनिया में मिल रहा है। कोई कह रहा है मोदी इज द बॉस, कोई उनके पैर छूना चाहता है, कोई भारतीय सभ्यता को सीखना चाहता है, कोई संस्कार को सीखना चाहता है, कहीं युद्ध रुकवाने के लिए पूछा जा रहा है, कहीं ट्रेड हो रहा है, भारतीय रुपये में हो रहा है। किस कारण से हो पा रहा है? इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी का फैक्टर है, इसलिए भारत आगे बढ़ रहा है। ठीक है, यह हमारे लिए गर्व सापरा साहब, इसके बाद एक ही सवाल बनता है और वो ये है कि इनके पास मोदी है, आपके पास क्या है? आप अभी एक लंबी लिस्ट मुझे पता है गिना देंगे, हमारे पास जनता है, हमारे पास ये है वो है, लेकिन लीडरशिप क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लोग ये सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी का इस वक्त नेतृत्व कौन कर रहा है, अगर हम कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे तो हमें पीएम कौन मिलेगा? ये एक वाजिब सवाल है, इसका क्या जवाब है आपके पास? अंजना जी, देखिए, मैं आपके इस सवाल का जवाब देते हुए आपको 2004 याद दिलाना चाहूंगा। ये थोड़ा एको आ रहा है, एको निकलवा दीजिए जी। एको 2004 के अंदर भी शाइनिंग इंडिया की कैंपेन बहुत बड़ी कैंपेन थी। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी जी से भी बहुत बड़ा चेहरा थे और उस कैंपेन को भी इसी तरह से बीजेपी ने उठाया था। सारा मीडिया जो है वो केवल शाइनिंग इंडिया करके दिखा रहा था, लेकिन हुआ क्या? हुआ वही जो जनता चाहती थी। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लड़ी, हम 145 सीटें जीत करके आए। कुछ प्री पोल अलायंस हुए, कुछ पोस्ट पोल अलायंस हुए। उसी तरह का माहौल आज भी है। जिस मोदी फैक्टर की ये बात कर रहे हैं, वो मोदी फैक्टर ये है, झूठ का, जुमलों का मोदी फैक्टर है। और उसी मोदी फैक्टर के चलते हुए आज पेट्रोल जो है वो 100 रुपए पहुंच चुका है, डीजल जो है वो 95 रुपए तक पहुंच चुका है। इसी तरह से महंगाई जो है, जीवन आवश्यक वस्तुओं की, वो चरम पर पहुंच चुकी है। बेरोजगारी जो है वो आईएलओ ने भी कह दिया है कि हिंदुस्तान के अंदर जो है वो बेरोजगारी बढ़ी है। तो महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, किसानों की आय 2022 तक दुगनी करनी थी, किसानों के जो औजार है उनके ऊपर जीएसटी लग गया है। यानी एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति चप्पल पहनता ना, चप्पल से, हवाई चप्पल से लेकर के हवाई जहाज तक जीएसटी लग चुका है। हर चीज महंगी हो गई है। तो महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, महिला अत्याचार, किसानों पर उत्पीड़न, ये तमाम सारी चीजें। और जब वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स, पूरे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर तो पूरा पर्दाफाश कर दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो था वो एक संगठित लूट और कानूनी डाका था बीजेपी का, जिसके पास 8,650 करोड़ रुपए आए। और वो सारा रिकॉर्ड भी आ गया है जो सभी पार्टियां कर रही थी। आपकी भी पार्टी कर रही थी, टीएमसी भी कर रही थी, बीआरएस भी कर रही थी। ठीक है, ये सारी चीजें खुल करके आ गई। ठीक है। एक सेकंड सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक बार रुक जाइए क्योंकि मैं चाहती हूँ सबसे एक कमेंट ले लूं उसके बाद से, क्योंकि शशि शेखर जी के पास भी जाना है, संजय जी के पास। संजीव झा जी, जो पॉइंट सापरा साहब मिस कर रहे हैं ना, वो पॉइंट ये है कि जिस 98 और 99 की वो बात कर रहे हैं, जब बीजेपी की सरकार बनी थी तब भी आपकी 182 सीटें ही बीजेपी ला पाई थी।
लेकिन मोदी एरा में 282 303 सीटें आ रही हैं, एक चेहरे पर, उनके नेतृत्व पर, उनकी लोकप्रियता पर। यह बहुत बड़ा चैलेंज है। और केजरीवाल जी तो गए थे ना सर, बनारस में गए थे लड़ने के लिए, मुंह की खानी पड़ी। तो ये एक ट्रेंड है, और इस ट्रेंड में एक प्रबल लीडरशिप आपको सामने से क्रेडिबल चेहरा दिखाना पड़ेगा। संजीव जी, देखिए, मुझे लगता है कि झूठ की बुनियादी का जो महल होता है वो बहुत लंबा नहीं टिकता। महल देखने में आकर्षक जरूर लगता है, लेकिन उसकी आयु बहुत लंबी नहीं होती है। 10 साल में देश की जनता ने देखा है कि किस किस तरह की बातें मोदी जी कहे और क्या हुआ। एक बात बताइए, आज के भी भाषण में और लगातार प्रधानमंत्री 2 बातें कहते हैं। भ्रष्टाचार पर बहुत मुकर होकर बात करते हैं और परिवारवाद पर बातें करते हैं। अब जब भ्रष्टाचार की ही बातें हैं तो हम तो ये बैनर लेकर उनको पूछ रहे हैं ना कि भाई ये शरद चंद्र रेड्डी से आपने 60 करोड़ रुपया क्यों लिया? चूंकि वो तो करप्शन का किंगपिन आप कहते थे, तो चंदा लेते समय आपने जिसको करप्शन का किंगपिन कहा शरद चंद्र रेड्डी को, उससे आपने 60 करोड़ रुपए ले लिए। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिसका टर्नओवर से ज्यादा चंदा दे दिया है, प्रॉफिट का 10 गुना 20 गुना या 100 गुना ज्यादा चंदा दे दिया है। तो अब समझिए कि भ्रष्टाचार पर अगर मुखरता से बात करते हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड ने आपका पर्दाफाश कर दिया। कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। अगर ये इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं आता तो देश को पता नहीं चलता कि जिस भ्रष्टाचार दिल्ली में कहते थे कि शराब घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, उस शराब घोटाला का तो तार बीजेपी से जुड़ा था। तो ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड आया देश की जनता को सबके सामने। आप जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा रुक जाए। संजीव जी, ये सवाल आपने, ये सवाल शरद रेड्डी वाला, सुनिए ना झा जी, ये सवाल शरद रेड्डी वाला आपने केसीआर से पूछा, जिनको आप दिल्ली के सरकारी स्कूल घुमा घुमा के दिखा रहे थे, वो आपकी बड़ाई कर रहे थे, क्योंकि 66% अगर बीजेपी को दिया है तो बहुत मोटी रकम तो बीआरएस ने भी लिया है, जो बहुत सर्टिफिकेट दे रहे थे आप लोगों को कि बहुत गजब की सरकार चल रही है। उनके लिए भी एक प्लेकार्ड उठा लीजिए। गजब बात है। इलेक्टोरल बॉन्ड से ट्रांसपेरेंसी आएगी, ये बात तो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कही थी। और शराब घोटाला हुआ तो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, भारतीय जनता पार्टी कह रही थी ना कि पी सचिन रेड्डी 100 करोड़ आम आदमी पार्टी को दिया, और आज उसी पी सचिन रेड्डी से आपने 60 करोड़ रुपया, आप कहते हैं शराब। सवाल 20 से पूछिए, एक के बदले दोनों से पूछिए। सवाल तो प्रधानमंत्री से बनता है ना, प्रधानमंत्री बड़ी बातें करते हैं, प्रधानमंत्री परिवारवाद पर बातें करते हैं। नहीं, अब मुझे बोलने दीजिए ना, परिवारवाद पर बातें करते हैं। एक बात बताइए, कल वो बिहार की रैली में थे और चिराग पासवान जी के यहाँ रैली कर रहे थे, तो भाई परिवारवाद इतना ही बुरा था तो आप एनालाइज नहीं करते ना। किसकी पार्टी है ये? चिराग जी की पार्टी। परिवारवाद का क्या ये संकेत है कि सिंबल है कि नहीं है? भाई आप यूपी में रैली कर रहे हैं, अपना दल किसका प्रोडक्ट है बताइए ना आप। तो आप अगर परिवारवाद की बात तो बाहर करते हैं, परिवारवाद समेटते हैं, भ्रष्टाचार के छोड़ूंगा नहीं। तो हम अब देश को यह लगता है जब कहते हैं भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं, मतलब हम अपने में जोड़ लूंगा, बाहर नहीं रखूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी हो गई है भ्रष्टाचार चोरो पार्टी। क्योंकि जितने भी नेता, चाहे वो अजीत पवार रहे हों, चाहे शिवेंदु अधिकारी रहे हों, आपको नामों का सिलसिला तो लोगों को याद हो गया है। ये सब लोग जिनको प्रधानमंत्री कहते थे भ्रष्टाचार होगा, जिनके नेता कहते थे चक्की पीसेंगे जेल में, वो भारतीय जनता पार्टी में आज है। ठीक है, तो मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं लौट रही हूँ। आप दोनों से अब मेरा सवाल है, शशि शेखर जी आपके साथ शुरू करते हुए, ये 182 पीक में भी जब अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व था 182 सीटें आती थी, और अब प्रधानमंत्री के साथ 282 303 नरेंद्र मोदी ला रहे हैं। ऐसे में ये क्या कहता है, कितना बड़ा चैलेंज है? और अगर 25% लोग ये कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी शीर्ष पर नहीं होते, लीडर नहीं होते, तो हम वोट नहीं करते बीजेपी के लिए, ये क्या कह रहा है? देखिए, मैं सिर्फ आपके आंकड़ों पे टिप्पणी करूंगा, मैं अभी बहुत सी बातें और हुई उस पर नहीं जाऊंगा। तो ये आंकड़े 3-4 बातें कहते हैं। पहली बात ये कि अटल जी वाकई एक चमत्कारी नेता थे, बड़े गजब थे, लेकिन अटल जी की प्रतिभा का लोहा उस तरीके से नहीं दिखाई पड़ा था जैसे नरेंद्र मोदी गुजरात में 13 साल दिखा चुके थे। मुझे खुद याद है, इसी चैनल पर लाइव हम लोग दिखाते थे कि कैसे गुजरात में भूकंप आया, और साल भर बाद की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी चैनल पर लाइव। मुझे बिल्कुल उसके एक एक हरफ, एक एक चीज याद है कि कैसे कच्छ में परिवर्तन हुआ था। तो एक 13 साल की हिस्ट्री लेके नरेंद्र मोदी यहां पर आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी की जो हिस्ट्री थी वो थी एक विपक्ष के बड़े नेता की, एक स्टेट्समैन की। ये काम करने वाले मुख्यमंत्री की स्ट्रेटजी थी, छवि थी,
जिसमें वो गुजरात मॉडल लेकर आए थे। अब दूसरी बात, पिछले 2019 से मैं उन्होंने 2014 से ज्यादा सीटें जीती। क्यों जीती? क्यों कहीं ना कहीं वो ये विश्वास दिलाने में कामयाब रहे मतदाता को कि देश सही रास्ते पर चल रहा है और मेरा साथ दीजिए। आज आप देखिए वो क्या बोल रहे हैं, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, हर बात पे मोदी की गारंटी। और वो नहीं शशि जी, यही नहीं रुकता है, मोदी ने घुस के मारा। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना, मोदी ये कर रहे हैं, मतलब मोदी के इर्द गिर्द जो पूरा ताना बाना है उसकी वजह से उनमें विश्वास बहुत बढ़ता है। बिल्कुल। तो ये इसमें कहीं दो राय नहीं कि मोदी की गारंटी देते समय वो बहुत से ऐसे चीजों को गिनाते हैं जो 10 साल में हुई हैं। आज के ही उनके भाषण देख लीजिए कि 10 साल में इकोनॉमी को उन्होंने बताया है। अब 2024 की बात, 2014 और 2019 पर अगर हम बिल्ट करते हैं तो 2024 में कोई लड़ाई नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन लोकतंत्र की अपनी खूबी है, उसके बारे में सिर्फ आंकड़ों से कोई बात नहीं कही जा सकती। और इसके लिए हमें कुछ इंतजार इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मुझे राजीव गांधी अक्सर याद आते हैं। मैं उस समय भी पत्रकारिता में था सौभाग्य से, और सेंट्रल हॉल में लोग कहा करते थे कि अरे साहब हमारे पास तो इतनी सीटें हैं और हमारा नेता इतना सहनशील है, नहीं तो चाहे तो संविधान बदल सकते हैं वो और अपने को युवराज या राजा घोषित कर सकते हैं। ये हंसी में ही बोलते थे, लेकिन लोग बोलते थे इस तरह से। और अगला चुनाव हुआ, 200 सीटें भी उनको नहीं मिली 1989 में। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लगातार मेहनत करने से होता है, और वो मेहनत आपके स्क्रीन के बीच में अभी भी दिखाई पड़ रही है। अंजना, बिल्कुल। और यही संजय जी, मैं इस सवाल को थोड़ा पलट के अब आपके पास लेना चाहती हूँ, क्योंकि आपका ये जो डेटा है CSDS का, जो ये बता रहा है कि बहुत लोगों के लिए मायने रखता है कि नरेंद्र मोदी नेतृत्व करे, और वही नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है बीजेपी के। मेरा प्रश्न आपसे पलट के है, इस पर तो आप अपना एनालिसिस दीजिएगा ही, क्या विपक्ष की तरफ से एक प्रबल नेता का नहीं होना, जिसकी क्रेडिबिलिटी लोगों के बीच भारी है, सबसे बड़ा हैंडीकैप नहीं है विपक्ष का? हैंडीकैप तो है, लेकिन क्या सबसे बड़ा हैंडीकैप है? मैं नहीं मानता कि सबसे बड़ा हैंडीकैप है। सबसे बड़ा हैंडीकैप है विपक्ष के लिए एक नैरेटिव का नहीं होना, एक ऐसा पॉजिटिव नैरेटिव जिससे आप उन लोगों को अपनी ओर ला सकें जिन्होंने पिछले चुनाव में बीजेपी को वोट दिया। ये भी हैंडीकैप है। एक नेता का नहीं होना, ये भी एक हैंडीकैप है। मुझे लगता है अंजना जी, अगर मैं लोगों से जब बातचीत करता हूं, जब हमारे सर्वेक्षण होते हैं, तो एक अंदाज मैं ये कह सकता हूं, आज 5-6% वोटर ऐसे दिखते हैं जो मन मार कर बीजेपी को वोट देंगे। कहने का मतलब बहुत पहली पसंद नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ठीक है, आप प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे हैं, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, हम आपकी बातों से सहमत भी हो जाएं, लेकिन फिर वोट दें किसको विपक्ष में, क्योंकि हमारा नेता कौन होगा। अगर यूपीए की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री होगा कौन। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सवाल पे गुस्सा जाते हैं सापरा साहब। अब सापरा साहब को अपना अधिकार है, गुस्सा जाए या हंस लें, लेकिन मुझे लगता है कि ये जनता के नजरिए से जब मैं देखता हूं तो पहला हैंडीकैप है नैरेटिव का नहीं होना, पॉजिटिव नैरेटिव नहीं है, और दूसरा, और पॉजिटिव नैरेटिव से जुड़ी हुई चीज है कि नेता कौन है। तो ये एक बड़ा हैंडीकैप है। बिल्कुल। आपके सवाल पे काउंटर सवाल आप ही से, जिसका 2 लाइन में जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं नैरेटिव नहीं है, इधर एनडीए का नैरेटिव क्या है? मोदी की गारंटी। अब नेता के इर्द गिर्द ही तो पूरी गारंटी का नैरेटिव बिल्ड हुआ है, वहां पर किसका नैरेटिव चलेगा, किसके बारे में बोलेंगे? नहीं, बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए सिर्फ मोदी की गारंटी नैरेटिव नहीं है। मुझे लगता है कई नैरेटिव्स हैं, और उनके पास तो जैसे कहते हैं ना, एक मजबूत टीम में सब कुछ अच्छा है। बैट्समैन भी अच्छे हैं, बॉलर भी अच्छे हैं, विकेट कीपर तो जबरदस्त है। उसी तरह से मोदी की गारंटी भी एक बड़ा नैरेटिव है, लेकिन सबसे बड़ा नैरेटिव इन दिनों बीजेपी जो बनाने की कोशिश कर रही है वो है भ्रष्टाचार पर हमला। भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार को देश की राजनीति से हमें भ्रष्टाचार पर आर पार का पूरा एक बिल्कुल। अगर आप दिल्ली के या अन्य शहरों में देखें, जिस तरह से बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई है, और वो क्या एक ही ओर इशारा कर रही है, भ्रष्टाचारियों को हमें रोकना है, भ्रष्टाचार को रोकना है, देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। बिल्कुल। और वो शायद छवि सबसे बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इशू क्या वाकई मुद्दा बनेगा, हम उस पर आएंगे। मैं तो कह रही हूं संजीव जी, आप स्क्रीन से हट ही जाइए, ये पोस्टर पकड़ बाहर रख दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन वापस आ जाते हैं टॉपिक पर। देखिए, अब वो आपके नेता के खिलाफ कुछ लेकर ऐसे प्लाकार्ड पकड़ जाए, ये ठीक नहीं लगता। आप अपनी बात कहिए, आपने अपनी बात कही है, एक बार दिखा दीजिए। लगातार इस तरह से पकड़ना, मुझे लगता है कि
तरीका ठीक नहीं है। अब ये बैठ के केजरीवाल जेल में लेके खड़े हो जाए, वो कुछ लेके खड़े हो जाए, ऐसे तो फिर डिबेट में कुछ मतलब नहीं होगा ना। अब वापस लौटते हैं, एक सेकंड 30 सेकंड आप बोलिएगा, क्योंकि उन्होंने दिल्ली की बात छेड़ी है, तो दिल्ली पे एक बार आ जाते हैं और दिल्ली के नंबर्स आपको दिखा देते हैं कि क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के जेल में होने का असर दिखेगा। अगर ये हम नहीं बता रहे कि असर होगा, लेकिन अगर होता है तो स्थिति क्या बदलेगी। देखिए चांदनी चौक की सीट ये हम आपको दिखा रहे हैं 2019 में आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों का वोट मिला भी लीजिए तो 44.4%, इधर बीजेपी का 52.9%। अगर 6% वोट स्विंग 6% होता है फेवर में अरविंद केजरीवाल को, ये सहानुभूति वोट आम आदमी पार्टी को मिलता है, तब वो 50 पर पहुंच जाएंगे और ये 46 पर पहुंच जाएंगे। अगली सीट जो हम आपको दिखा रहे हैं सीट वाइज करके जल्दी जल्दी, तो ये देखिए पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो दोनों का पिछली बार का मिला लीजिए 41 था और बीजेपी को 53.3। यहां पर आ जाइए आप, अगर 6% वोट स्विंग होता भी है तब भी बीजेपी आगे रहेगी पूर्वी दिल्ली की सीट में। ये बहुत दिलचस्प, 6% वोट स्विंग की हम बात कर रहे हैं, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट्स मिला लीजिए, 6% स्विंग ऐड कर लीजिए, तब वो पहुंचते हैं 47.7 पर और बीजेपी पहुंचती है 49 पर। अगली सीट जल्दी से दिखा दीजिए। तो पूर्वी दिल्ली बहुत सेफ दिखाई दे रही है बीजेपी के नजरिए से, अगर पिछली बार का ट्रेंड रहता है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली ये देखिए 60.5% वोट बीजेपी को मिले थे और आप और कांग्रेस का वोट मिलाकर था 37.9, 38%। इधर आ जाइए, अगर 6% वोट स्विंग यानी सहानुभूति के वोट आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल के नाम पर मिल भी जाते हैं और उसमें आप और कांग्रेस दोनों का वोट मिला भी दीजिए, तब भी 43.9 यानी 44% पर पहुंचता है और बीजेपी 54.5% वोट हासिल करती हुई दिखाई देती है। क्या ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है? लेकिन कुछ सीटों पर देखिए, जो हमने पहली सीट दिखाई चांदनी चौक की, वहां पर तो आपको डैमेज होता हुआ दिखेगा। अंजना जी बहुत ओबीडियंट डिबेट चल रही है, इसलिए थोड़ा सा अवसर दीजिएगा। जवाब बोल रहे हैं तभी हम बोल रहे हैं, पर 2 पार्ट में जवाब दूंगा। पहली बात तो अभी आम आदमी पार्टी के साथ ही झूठ के महल की बात कर रहे थे, पर शीश महल को भूल गए। एक बार अगर हिम्मत हो तो शीश महल के अंदर से वीडियो बना करके पूरी दिल्ली को दिखा दीजिएगा कितना सुंदर है। दिल्ली की जनता भी तो देखे, जो कहते थे बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वो कौन से शीश महल में रह रहे हैं। अभी इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी, सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन 70s में थी, 25%, ग्रोथ रेट था 1%। उसको भी याद कर लिया करिए, क्योंकि आज तक के इतिहास में अगर 10 ऐसे साल जब लोएस्ट इन्फ्लेशन रही है तो 10 के 10 साल एनडीए सरकार के रहे हैं। आज 5% की एवरेज इन्फ्लेशन है हमारी, 5% के लगभग पे हम आ गए हैं, तो उसको भी जरा याद कर लीजिए। पर अंजना जी, मोदी बनना आसान नहीं होता, बहुत कठिन काम है। मोदी बनने के लिए आपको त्याग तपस्या करनी पड़ती है। मोदी बनने के लिए 22 साल का पब्लिक लाइफ, आप हेड ऑफ गवर्नमेंट है और एक दाग आप पे नहीं होना चाहिए, एक स्टेन आप पे करप्शन का नहीं है। मोदी बनने के लिए परिवार को छोड़ना पड़ता है और देश को परिवार मानना पड़ता है। मोदी बनने के लिए इस देश में सब वर्गों के लिए काम करना पड़ता है, सबका साथ सबका विकास करना पड़ता है। पर यह कांग्रेस पार्टी वो नहीं सोच पाएगी, ना ही आम आदमी पार्टी सोच पाएगी। कंसिस्टेंसी लानी पड़ती है, जो पहले बोलते थे वही लास्ट में। इनको देखिए, 10 साल पहले आए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने, 10 सालों में क्या हालत हो गई। और आज आप डेटा दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर लेंगे तो वोट शेयर मिल जाएगा। मैं कहता हूं इन्होंने इतनी चालाकी करी है सोनिया जी के साथ। चांदनी चौक में आपसे आगे बढ़ रहा है। मैं वही बताता हूं, एक सीट बता रहा हूं, नई दिल्ली की सीट आम आदमी पार्टी ने खुद को ले ली। सोनिया जी आम आदमी पार्टी की वोटर बन जाएंगी क्या? वो तो नई दिल्ली की वोटर है। जो कहा करते थे सोनिया जी को 2 घंटे इंटरोगेशन करो, इनका सारा भ्रष्टाचार निकल के आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं अंजना जी, सोनिया जी भी बांसुरी स्वराज को वोट करेंगी, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगी। कैसे पता चल गया? अरे आम आदमी पार्टी को नहीं करेंगी, मतलब सोचिए, उनका ऑप्शन ही नहीं है। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं कर सकती। अरे उनके साथ स्टेज पर है, एक साथ खड़े हैं, गठबंधन किया है, आप लोग कहां हैं? वो तो अंजना जी मुखौटा कुछ और है, डीएनए एक है, इतना मान लेते हैं। मुखौटा कुछ और है, पर अंदर की कुछ तो घृणा होती होगी। कोई कहता होगा ये सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी बेटा, इसका भ्रष्टाचारी, लालू जी भ्रष्टाचारी। और आज मजबूरी देखिए, वहां जाएंगी, कांग्रेस का हाथ भी नहीं दिखेगा, झाड़ू ही दिखेगी। दबाएंगी तो उसी पे दबाएंगी। मैं नहीं मानता। संजीव झा जी, वो ट्रांसलेट होता हुआ देख नहीं रहे हैं। देखिए 3 बातें हैं और मुझे टुकड़ों में भी जवाब देने दीजिएगा, क्योंकि आपने कहा कि लगातार प्ले कार्ड दिखा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये लगातार इसलिए दिखाना पड़ रहा है कि आजकल एंकर सवाल पूछना बंद कर दिए हैं। अगर यही सवाल एंकर पूछ लेते कि शरद चंद्र रेड्डी से आपने 60 करोड़ चंदा क्यों लिया, जिसको आप किंग पिन कहते थे, तो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम दिखा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है ना, जवाब देना चाह रहे हैं शशि शेखर जी, क्योंकि रोज सर इन लोगों से तो एक सेकंड आवाज इनकी नीचे कीजिए। संजीव झा जी,
मैं आपको ये बोलकर आगे बढ़ने नहीं दूंगी, आपको जवाब सुनना होगा। हर मंच पर, हर स्तर पर यह सवाल पूछा जा रहा है और शरद रेड्डी को लेकर अनेकों, आपको शायद आपकी पार्टी रोज नहीं भेजती है, प्रियंका कक्कड़ से पूछ लीजिएगा। एंकर्स पर उंगली उठाने के बजाय अपने अंदर झांकिए कि आपको क्या देखना है, आपको क्या समझना है। मिल गया, बेल तो मिल गई आपके एक संजय सिंह जी को, सांसद को, मनीष जी को तो नहीं मिली है। अब हद करते हैं। शशि शेखर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं सिर्फ इनसे नहीं बोलना चाह रहा और ना मैं इनकी तूतू बहमे में फंसना चाह रहा हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से विपक्ष ने इस समय मीडिया, अरे आप जब मीडिया नहीं था, सुनिए जवाब, जब मीडिया नहीं था तब गांधी बने थे, जब मीडिया नहीं था तब जवाहरलाल नेहरू बने थे। अगर मीडिया पर ही सब कुछ होता है तो मेरे भाई फिर तो दुनिया चल गई होती। तो ये जो एक तमाशा नया क्रिएट किया जा रहा है कि आप अपनी सारी कमी मीडिया पे डाल दीजिए, ये नहीं चलेगा। ये जानबूझकर किया जा रहा है। मीडिया के खिलाफ एक नेगेटिव नैरेटिव बनाने की आदत और फितरत छोड़ दीजिए, मैं बता रही हूँ। आप करते रहिए, बहुत खतरनाक। चुनाव दर चुनाव आपको इसका जवाब मिल रहा है। कृपया असलियत के मुद्दों पर रहिए। हाँ। ये मीडिया भेड़ी आया, दूसरे की खाल ओढ़ ली, ये सब बंद कीजिए। आपको रोज मंच देते हैं, रोज आप लोग बोलते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को सवाल खड़े करने हैं और सामने वाले पर कीचड़ उछालने की कोशिश। आदत बंद कीजिए, मैं बता रही हूँ आपको संजीव झा जी, ये ठीक नहीं है। मीडिया के खिलाफ आप दूसरे चैनल पर आपको जो करना है, जो कहना है कीजिए, लेकिन आज तक पर अगर आप उंगली उठाएंगे तो आपको पलट के सुनना पड़ेगा। हर मंच से ये सवाल हम लोग पूछ रहे हैं और आप हमें नहीं बताएंगे। मीडिया के खिलाफ नेगेटिव नैरेटिव बनाने की फितरत छोड़िए, टॉपिक पे रहिए, अपना इशू उठाइए, अपनी पार्टी का इशू उठाइए। मुश्किल यह है अंजना जी कि आप तो हम पर हजार तोहमत लगा दें। आप हम लगाते हैं, सवाल पूछने तो आप लगाते हैं। क्रिटिसिज्म के परे है क्या? आप लगाते हैं, क्रिटिसिज्म के परे नहीं है मीडिया। आप बीजेपी से लड़िए। जिस तरह से हम क्रिटिसिज्म को स्वीकार करते हैं, आप भी किसी को स्वीकार कीजिए, जो कि अगर आप नहीं स्वीकारेंगे तो फिर जनता आपके पास अगर इस टॉपिक पे बोलने को कुछ नहीं है जिस पर हम लोग बहस कर रहे हैं, तो मैं सापरा साहब के पास चली जाऊंगी। टॉपिक पर आइए, वरना इस डिबेट पे नहीं है। हाँ, तो चूंकि आपने सवाल खड़े कर दिया ना। दूसरी बात कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा है। अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 10 साल में दिल्ली में जो स्कूल बनाए, उससे हजारों बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने हैं। हमने तमाम दिल्ली वालों को मुफ्त हमने स्वास्थ्य की सुविधा दी है। हमने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराया है, हमने बच्चों के महिलाओं की यात्रा कराई है। तो आज दिल्ली की जनता ये जानती है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार से क्या फायदे हो रहे हैं। इसी से पूरे देश में उम्मीद थी। तो आज अरविंद केजरीवाल जी को जेल इसलिए नहीं भेजे कि भ्रष्टाचार की जांच करनी है, जेल इसलिए भेज रहे हैं कुछ उम्मीदों को खत्म करना है। और इसीलिए आज दिल्ली वाले गुस्से में हैं। और दिल्ली वाले जो 6% स्विंग नहीं, ये 16% की स्विंग आप जाके सड़कों पे उतरिए। वो तमाम लोग ऐसे जो दिल्ली में कई बार कहते थे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, देश में मोदी की सरकार, अब वो कहते हैं कि नहीं मोदी की सरकार नहीं, अब ये मोदी जी एक तानाशाही का प्रतीक बन गए हैं। मोदी जी इंस्टीट्यूशन का मिसयूज कर रहे हैं। उस इंस्टीट्यूशन को मिसयूज करके आज वो तमाम अपोजिशन को डराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या गलती बबल से बाहर आइए, सुन लीजिए, पॉप कर लीजिए। भ्रष्टाचार जब की बात शुरू किया, पहले कहा 1000 करोड़ का घोटाला, फिर किसी ने कहा 400 करोड़ का घोटाला, फिर किसी ने कहा 300 करोड़ का घोटाला, ईडी ने कहा पहले 100 करोड़ का घोटाला, फिर कहा 30 करोड़ का घोटाला। और आज से 3 दिन पहले इनके एएसजी ने यह कहा कि 80 लाख का ट्रेल मिला है जी, लेकिन पैसा खर्चा हो गया। रुक जाइए, आप 10 दिन बाद यही ईडी कहेगी कि हम जब छापा मारे थे तो केजरीवाल का 2 मफलर मिला था, हमने सीजर रिपोर्ट में लगाया नहीं, वही करप्शन था। ये मजाक बना के रख दिए हैं जांच का। तो देश की जनता देख रही है ना। आप चुनाव लड़ो ना, लड़ो शिक्षा के मुद्दे पे, लड़ो स्वास्थ्य के मुद्दे पे, लड़ो रोजगार के मुद्दे पे। पूरे दिन अपनी एजेंसियों को, अपोजिशन को खत्म करने के लिए लगाओगे और फिर हम कह दोगे 400 पार हो जाएंगे। इस देश की जनतंत्र की बुनियादी बहुत मजबूत है और देश की जनता इसको समय समय पर माकूल जवाब देते रही है, इनको भी जवाब देगी। आप तो बड़ी बड़ी वरिष्ठ एंकर हैं, इतिहास देखिए ना, 77 में तो ऐसे ही हो रहा था। अब जब फिर वोट हुआ तो परिणाम क्या हुआ आपके सामने है। 2024 में वही उसी तरह के परिणाम। लोग गुस्से में हैं, लेकिन लोगों को डर लग रहा है कि डर अगर हम बोलेंगे तो एजेंसी आ जाएगी। तो बोलना नहीं है, चुपचाप वोट करना। और मुझे लगता है यही जनतंत्र की खूबसूरती भी है। तो इसीलिए ना जरा असल में मैं सारे राजनीतिक दलों से बड़ी अदब से कहना चाहूंगा कि आप सबके वायदों में बड़ा झोल है। कोई कहता था कि मैं आपका बेटा आपको 2024 में यमुना में नहला दूंगा। 2024 के 3 महीने गुजर गए हैं, यमुना में नहाने लायक स्थिति आज भी नहीं। जानवर के धोने लायक पानी नहीं है। नहीं, सिर्फ एक नहीं, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा। गंगा की सफाई हो वही हाल है जिनका श्रेय इनको मिलता है। सिर्फ गंगा की सफाई पर कोई और कुछ कहता था, गंगा साफ नहीं हुई और हम मैली गंगा और यमुना में आज भी अभिशप्त है।
तो मैं राजनीति को भी वो नहीं करने देना चाहता। भाई मुद्दे पर रहिए, आपके मुंह में घी शक्कर 2004 रिपीट हो, 1977 रिपीट हो, 1989 रिपीट हो, कुछ भी रिपीट हो, बहुत अच्छा होगा, लोकतंत्र मजबूती होगा। तो चाहे कोई जीते या हारे, लोकतंत्र ही जीतेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन ये तू बेबा का खेल बंद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा टायर नहीं है जिसमें पंचर ना हो। बिल्कुल। एक बार सापरा साहब बोल रहे, सापरा साहब ये कह रहे हैं कि सोनिया जी भी आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देंगे, इतना कोसा गया था उन्हें। ठीक है, मुंगेरी लाल को हसीन सपने देखने का अधिकार है, लोकतंत्र में ये सपने देख सकते हैं मुंगेरी लाल। लेकिन सवाल यह है कि भारत की जनता क्या इतनी बेवकूफ है? क्या जनता नहीं समझ रही? जब ये बात करते हैं कि भाई मोदी जी के राज में इतना आगे देश बढ़ा है, तो क्या पर कैपिटा इनकम हमारी बड़ी है? क्या हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो बड़ा नहीं है? क्या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को नुकसान नहीं हुआ है? क्या एमएसएमई बंद नहीं हुई है? आपने तो वादा किया था ना कि किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, किसानों की कर्ज माफी आपने नहीं की, लेकिन उद्योगपतियों की, धन कुबेरों की आपने 16 लाख करोड़ रुपया उनका माफ किया ना। तो ये भी जनता देख रही है कि ये सूट बूट की सरकार है, ये वादा खिलाफी करती है। कभी 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आएंगे, उस पर वादा खिलाफी होती है, कभी 2 करोड़ नौकरियों पे वादा खिलाफी होती है। ऐसी अनेक सारी बातें, ये बीजेपी जो भारत की जुमला पार्टी है, भारत की झूठी पार्टी है, ये भी जनता देख रही है ना, इसको जनता नकार थोड़ी सकती है। और एजेंसियों का दुरुपयोग जिस तरह से किया है, एक को कहते हो कि चक्की पीसिंग, 2 दिन के बाद उसी चक्की पीसने वाले को अपनी गोद में बिठा देते हो। भाई इनका तो अंजना जी बहुत बढ़िया फंडा हो गया है कि बीजेपी में आइए क्योंकि वो रेड मुक्त पार्टी है, बीजेपी में आइए क्योंकि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, साफ और सफाई का और शरीफ इंसान का सर्टिफिकेट मिलेगा। और वॉशिंग मशीन तो लगी हुई है, कमल डिटर्जेंट उसमें पड़ा हुआ है, 24 घंटों मशीन चलती है। आइए अपने आप को साफ करिए, निकल जाइए। और अगर आपकी तकदीर अच्छी है तो आपको एक टिकट भी मिल जाएगा, या लोकसभा का मिल जाएगा, या विधानसभा का, या विधान परिषद का टिकट भी मिल जाएगा। वो नहीं मिला तो आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे। तो ये भी तो जनता देख रही है ना कि किस तरह से आपने एजेंसियों का दुरुपयोग किया, सत्ता बल, धन बल, बाहुबल का पुरजोर उपयोग करके आपने एक एक करके सरकारें तोड़ी। महाराष्ट्र तो इसका जीता जाता है उदाहरण है। आपने शिवसेना के 2 टुकड़े किए, खोखे सरकार हमने तो नहीं कहा था ना, खोखे सरकार ये तो एकनाथ शिंदे के विधायक ने कहा था कि 50 खोखे सब कुछ ओके। उसी तरह से अजीत पवार को आपने अलग किया। तो आप सत्ता बल, धन बल के आधार पर सरकारें तोड़ते हो, चुनी हुई सरकारें। चंडीगढ़ के अंदर किस तरह से मेयर का चुनाव हुआ, लोकतंत्र को चीरा है आपने, ये चीरहरण खुलेआम हुआ है। क्या मणिपुर के ऊपर जनता सवाल नहीं पूछेगी? क्या जनता ये सवाल नहीं पूछेगी लखीमपुर खीरी में जो मंत्री पुत्र ने टायरों के नीचे किसानों को रोन दिया, क्या वो जायज था? वो मंत्री पुत्र आज भी बाहर है। अगर जगमनदीप सिंह ने कनाडा से नरेंद्र सिंह तोमर के ऊपर इल्जाम लगाए, उसने तो अपना ईमेल आईडी भी दिया, एड्रेस भी दिया, छोटा सा जवाब। क्यों नहीं कोई एजेंसी ने उसको कांटेक्ट किया? नरेंद्र सिंह तोमर पर कोई इंक्वायरी नहीं। बस 30 सेकंड में जवाब देता हूं। सापरा साहब सुन लीजिएगा, अभी आम आदमी पार्टी के साथी भी कह रहे थे देश में डर का माहौल बीजेपी वॉशिंग मशीन और वॉशिंग पाउडर पे पूछ रहे थे, उस पर जवाब बिल्कुल पक्का दूंगा, मैं राइट लेफ्ट नहीं जाता। अभी आम आदमी पार्टी के साथी कह रहे थे कि डर का माहौल है, डर का माहौल है। डर का माहौल तो तब होता था अंजना जी, चारों ओर अनाउंसमेंट होती थी, कोई भी लावारिस चीज मिल जाए, रखी हुई मिल जाए, पुलिस में रिपोर्ट कर देना, चारों ओर बम धमाके होते थे। आज ये जो डर है ये भ्रष्टाचारियों का डर है। आज ये जो डर है अगर एजेंसीज की कार्रवाई का है और 2.5% के लगभग पॉलिटिशियंस पर ये कार्रवाई हो रही है और बाकी अन्य मनी लॉन्ड्रर्स पर हो रही है, तो ये डर अच्छा है। जैसे दाग अच्छे होते हैं ना, ये डर अच्छा है। और ये आपका डर है। आप तो यंग है, एक सेकंड, एक यंग पॉलिटिशियन है, एस्पायरिंग है, आपको चिंता नहीं होती कि ये दूसरी पार्टियों वाले आ गए हैं, वो सारे सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री सब बन रहे हैं, हम लोगों का भविष्य क्या होगा जिन्होंने बीजेपी के लिए इतनी मेहनत की? दूसरी पार्टी से आते हैं, धुल भी जाते हैं, रेड भी नहीं होती उसके बाद, और वो उनको पद भी मिल जाता है, लाभ भी मिल जाता है। अंजना जी बिल्कुल, आपको चिंता होती है कि नहीं होती? नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं होती, क्योंकि आज आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और भारत जिस राह पे चल रहा है, बहुत लोग इंस्पायर होकर आ रहे हैं। प्रवक्ता भी आ रहे हैं दूसरी पार्टी के, कोई समस्या नहीं, प्रवक्ता भी आ रहे हैं, हमारी पार्टी का भी दिल बड़ा है और हमारा भी बड़ा है, और हम जो भी इस देश की प्रगति की बात करेगा उसको अपने साथ खड़ा करने के लिए तैयार है, बल्कि एक कदम आगे भेजने के लिए तैयार है। पर आज ये जो वॉशिंग मशीन की बात अभी कर रहे थे, आपने पूछा भी है इसलिए छोड़ूंगा नहीं, मैं तो बार बार पूछता हूं, आपके पास कौन सी साबुन की बट्टी है जिससे सबको धो लिया?
अरे आप ही को भ्रष्टाचारी बताते थे और उनके साथ खड़े हो गए। आपको धुल दिया क्या? बाकी सबको धुल दिया क्या? एक बार गिरबान में झांक करके देखना चाहिए। और 10 सेकंड में लूंगा। अभी पूछा जा रहा था पर कैपिटा की बात कर रहे थे। मैं अंजना जी बस इतना कहता हूं, मोदी मतलब मैन ऑफ डिलीवरिंग इंपैक्ट। पर कैपिटा 86,000 था, आज 1.5 लाख है। 1.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, आज 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई है। 10वें स्थान पे थे, आज 5वें पे आ गए। 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 20 शहरों में 400 किलोमीटर के एक्सप्रेस वेज थे, आज 4000 किलोमीटर के एक्सप्रेस वेज है। 75 एयरपोर्ट्स थे, आज 150 एयरपोर्ट्स हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं भारत कहां से कहां गया है, और वो भी 10 सालों के अंदर। जो आप 70 साल में नहीं कर पाए, जो आप 65 साल में नहीं कर पाए, वो हमने 10 में करके दिखाया। अगर ये 10 भी आपके पास होते, अगर आपके पास ये मौका होता, तो अगले 50 साल तक। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ संजय जी, वरना आपका मौका नहीं मिलेगा। संजय जी, अब मैं आपको तलवार की धार पे चढ़ने के लिए कह रही हूं। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा, जिसके इर्द गिर्द हमने रफाल पिछली बार देखा था 2019 में, रफाल सौदे के इर्द गिर्द पूरा जो विपक्ष का ताना बाना था, वही जो चौकीदार को लेकर ये हो रहा था। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड जनता जो वोट करने जा रही है उसके लिए इशू है, उसके लिए मुद्दा बनेगा, उसके हिसाब से वो वोट करेगा? देखिए, मुद्दा गंभीर है, मैं इसे एक गंभीर मुद्दा मानता हूं, लेकिन आपका जो सवाल है उस पर बिल्कुल स्पष्ट जवाब है मेरा, ना, जनता का यह मुद्दा नहीं है। जनता इसे इस रूप में नहीं देखती। आप भ्रष्टाचार की बात करें, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड की जब बात होती है तो इस बात की भी चर्चा होती है कि सारी पार्टियों को कमोबेश पैसा मिला है, और इलेक्टोरल बॉन्ड नाम की चीज का जो एक आम वोटरों की उसकी बात करें, उसके जहन में यह चीज नहीं जाती है। तो दो चीजें हैं जिसके कारण यह मुद्दा नहीं है। सबको लगता है पार्टियों को कमोबेश सबको पैसा मिला है, और दूसरी बात जनता को यह भी लगता है पार्टियों को तो पहले भी चंदा मिलता रहता था, पहले बात चीजों का पता नहीं चलता था, आज उस बात का पता चल रहा है। इसी के लिए बड़ा मुद्दा नहीं है चुनाव का, क्योंकि अब बैंक के जरिए यह पैसा जा रहा है। सवाल नंबर 2 इसी से लीड करता हुआ, भ्रष्टाचार के आरोपों पर चुनाव हुए हैं और जनता ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकारों को गिराया है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसा मुद्दा क्यों नहीं ठहरता? अगर हम देखें 19 का एग्जाम्पल है, अभी 24 में कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी एक एनालिस्ट के तौर पर हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी, उन पर ऐसा क्यों नहीं टिकता है ऐसा मुद्दा? भ्रष्टाचार पर सरकारें गिरी हैं, इसी देश में गिरी हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जिनका आप नाम ले रही हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री, उनकी लेजिटिमेसी है। लोग उन्हें एक निष्पक्ष और एक ऑनेस्ट नेता के रूप में जानते हैं। इसी के लिए इस तरह के कोई कितना भी आरोप लगा दिया जाए, आप बीजेपी पार्टी की बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि कुछ नेताओं के बारे में जिक्र हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बेदाग है, और उन पर किसी चीज के चिपकने की, किसी आरोप के चिपकने की गुंजाइश इसी के लिए नहीं है, क्योंकि जनता मानती है कि वो दिन रात देश के लिए काम करते हैं, ना तो परिवार के लिए। तो इसी के लिए जो सवाल आपका है कि मुझे लगता है कि कोई भी आरोप लगा दे विपक्ष, वो चिपकता हुआ तो 2024 के चुनाव तक दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, शशि जी आप इस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप दोनों समझ नहीं सवाल इसमें ऐड करना, मुझे एक लाइन का जल्दी से कर रही हूं, वक्त कम है। सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाकर उनके संदेश पढ़ाना जो आम आदमी पार्टी करा रही है, परिवारवाद पर पीएम घेरते हैं, क्या आपको लगता है कि सुनीता केजरीवाल का सामने आना आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाएगा या नुकसान? क्या परिवारवाद झलकता है इसमें अगर उनकी कुर्सी पर वो बैठी दिखाई देती है? देखिए, पार्टी विद डिफरेंस के नारे का क्या होगा, सवाल ये है। पार्टी विद डिफरेंस का नारा तो इन्होंने नहीं दिया था, इन्होंने वैकल्पिक राजनीति की बात की थी। तो यदि सुनीता केजरीवाल आती है, उनको पूरा राइट है, वो पढ़ी लिखी है, मैं उनकी योग्यता पर इस समय कोई संदेह इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हमने उन्हें देखा नहीं है काम करते हुए, वो तो समय बताएगा। लेकिन एक बात सच है कि उसके बाद फिर वो किस मुंह से ये कहेंगे कि हमारी पार्टी लालू यादव की पार्टी से अलग है, वैसे भी आज इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है वो किस मुंह से कहेंगे कि हम वैकल्पिक राजनीति लेकर आए थे? तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में आने पर इस गेम में सभी लोग एक जैसे हो जाते हैं। चिराग पासवान की पार्टी से अलग है, वो भी नहीं कह सकते, किसी की भी पार्टी क्योंकि इनके साथी हैं चिराग पासवान, किसी की भी पार्टी से अलग, जहां पर पार्टी के शीर्ष पदों पर सिर्फ एक ही परिवार के लोग होते हैं, उनकी फैमिली। लेकिन एक बात सच है अंजना, आखिरी वाक्य, एक बात सच है कि यदि अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक जेल में रहते हैं, यदि अरविंद केजरीवाल को किसी लीगल लैकुना की वजह से पद छोड़ना पड़ता है, तो मुझे लगता है सुनीता के अलावा कोई चारा आम आदमी पार्टी के पास नहीं हो। सिर्फ एक एक लाइन का कमेंट बचा है, एक एक लाइन ही बोलिएगा। संजीव जी आपसे शुरू करेंगे। संजीव जी सिर्फ एक लाइन सर। देखिए, मुझे लगता है कि आप तो महिला हैं अंजना जी, और हर पत्नी का ये दायित्व है कि अपनी पति के साथ संकट के समय खड़े रहें, और खड़ी हैं। इसका दूसरे और कोई मायने नहीं है, उसके भले ही 50 मायने निकाले जाएं। एक बात, टाइम इतने की इजाजत देता है। सापरा साहब सिर्फ एक लाइन सर।
मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकिलाब के नारों से। ये इनकिलाब आ रहा है। और सिद्धार्थ यादव जी सिर्फ एक लाइन। अंजना जी, इन सबके लिए ठीक कहा गया। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा हुआ, एक तो परिवारवादी ऊपर से भ्रष्टाचारी। चेहरे अलग हैं, डीएनए एक है। ये मात्र परिवार के लिए और भ्रष्टाचार के लिए काम करता है। इसी के साथ पीएससी में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।